बात करते हैं कि अभी तो 1-1.5 महीना बाकी है, रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले महंगाई की क्या सिचुएशन है, इसकी बात करते हैं। गरीब की एक ही दुहाई वो महंगाई जो कि अब सर पे आन पड़ी है। नाजरीन, यूटिलिटी स्टोर जिनकी हम खास करके बात करें, जिससे आम तौर पर गरीब खरीदारी करता है, एक मुतवसत तबका खरीदारी करता है, वहाँ भी घी तकरीबन अब 48 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। कुकिंग ऑयल तकरीबन 28 रुपये जनाब महंगा हो चुका है। खुश्क दूध और यहाँ तक कि चावल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन एक अहम मसला ये है कि अक्सर शुएब आप भी जाते हैं इन यूटिलिटी स्टोर्स पर, यह शिकायत सामने आती है कि सामान वहां पर मौजूद नहीं है। अब वाकई सामान की किल्लत है या फिर सामान गायब कर दिया जाता है? क्योंकि आप ये देखते हैं कि जिस टाइम पीरियड में चीज़ें सस्ती हो रही होती हैं, उस टाइम पीरियड में चीज़ों की किल्लत हो जाती है। फिर जब महंगाई होती है तो वही चीज़ें आपको स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिद्रा। इस पर जब भी हमने बात की, हमें ये कहा जाता है कि चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसको मीट नहीं कर पाती, तो ये एक अहम जो है वो हर्डल हो जाती है। लेकिन एनीवेज, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है, इस पर बात करेंगे। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स हमें ज्वाइन करें उमर लोधी साहब। उमर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले प्लीज़ इस बात को क्लियर कीजिएगा कि जब पेट्रोल प्राइस हम देखते हैं कि एक समरी अरसाल होती है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होता है, अगर समरी हो कि 10 रुपये बढ़ना है, बढ़ाए जाए 4 रुपये, क्या यूटिलिटी स्टोर्स का मामला ऐसा था? यानी ईसीसी के सामने जो मामला रखे गए थे वो क्या थे? ये चीज़ इतनी महंगी करनी है, लेकिन हुआ कुछ और था। क्या ऐसा था या कि जो कहा गया वो मान लिया गया? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं जी आपकी तस्दीक करता चलूँ, जो सब्सिडाइज घी है, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं हर प्रोग्राम में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देयर आर 2 tiers ऑफ घी। अगर असर घी की अभी आप बात कर रही थी कि जो टॉप टियर और मिडिल टियर, जो मिडिल टियर घी है वो सब्सिडाइज है, और वो कतन 40 रुपये महंगा नहीं है, वो 30 रुपये महंगा हुआ था। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। इंटरनेशनल प्राइसेस में रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा चली गई, स्पेशली ऑन पाम ऑयल। वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है बात, वो हर जगह अवेलेबल है ये इंफॉर्मेशन। तो जब रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर गई, जिसके लिहाज से अब आप किसी ने अभी तक किसी भी मैंने नहीं देखा कि हुकूमत ने इसी घी को, अगर इसकी प्राइस 270 रुपये इसी घी की प्राइस थी, सो जनवरी से लेके लास्ट ईयर जनवरी से लेके इसलिए ये जनवरी तक, बल्कि अभी तक वो प्राइस 170 रुपये ही है, और अभी भी 170 रुपये हमें अप्रूवल हो गई है, लेकिन अभी हमने प्राइस बढ़ाई नहीं है। वो अभी भी 170 रुपये ही है। तो वो कोई उसको हाईलाइट नहीं करता कि वो घी 170 रुपये में ही दस्तयाब है। अब आ जाते हैं कि क्या उसकी चीनी पे आते हैं। 68 की थी जनवरी लास्ट ईयर, और अभी भी 68 की 800 रुपये का था, अभी भी 800 रुपये का। सो देयर इज नो प्राइस डिफरेंस एज ऑफ टुडे। यस, 30 रुपये की प्राइस इंक्रीज होगी, डेफिनेटली होगी। वो अगले, और वो भी सिर्फ टॉप मिडिल टियर पे। बाकी जो टॉप टियर है वो मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ाया, और उसी लिहाज से वो प्राइस बढ़ेगी। सर, पे इसी पर रहते हैं। जो प्राइस बढ़नी है वो चाहे रमज़ान से पहले बढ़े, रमज़ान में जाकर बढ़े, अभी नहीं बढ़ी, बहुत अच्छी बात है, पर आगे बढ़नी है, आपने भी कह दिया। तो जिस चीज़ की कीमत बढ़नी है सर, ये प्लीज़ बता दें। वो घी है, वो तेल है, वो शैम्पू है, वो दूध है, वो टी वाइटनर्स है, वो क्या है? जी, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर्स का कंसर्न है, हमारा जो मिडिल टियर, जो सब्सिडाइज घी है, उसमें सिर्फ 30 रुपये का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सब्सिडाइज घी है, ठीक है, उसमें सिर्फ 30 रुपये का इजाफा हुआ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि अब तमाम बाकी अब बाकी अगर दूध की कीमत मैन्युफैक्चरर से बढ़ेगी, तो मैं तो सर लॉस में तो नहीं, ना हुकूमत, वो अगर सब्सिडाइज नहीं होगी तो मुझे कीमत बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अभी आपने दूध का जिक्र किया, या अभी कल आप पैम्पर्स का जिक्र करेंगे, या आप कहेंगे जी रेड सिरप्स की प्राइसेस बढ़ गई, तो वो जब मैन्युफैक्चरर से बढ़ेगी और सब्सिडाइज इस लिस्ट में नहीं होगी, तो वो उसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन ये आपको और भी बता दूं कि रमज़ान 1 अप्रैल से हमारा रमज़ान पैकेज इंशाल्लाह शुरू होगा। अच्छा, वो उसमें क्या है हमारी 19 अशिया होंगी जो वो उसमें वो सब्सिडाइज होंगी। उसमें ये 5 आटा, चीनी, घी, दालें,
ये तो शामिल है ही हैं, इनकी प्राइसेस यही मेंटेन इंशाल्लाह की जाएंगी। इसके अलावा रेड सिरप्स हैं, इसके अलावा उसमें दूध है, चाय है, बाकी और बहुत सी चीज़ें जो हर साल हम करते हैं। अच्छा तो उमर साहब, ये जिस रमजान पैकेज की आप बात कर रहे हैं, 19 अशिया जिसमें शामिल होंगी, प्राइसिंग की इसकी मेंटेन होंगी, आप खुद बता रहे हैं, इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से हमें बताएं, क्योंकि जब रमज़ान पैकेज आता है तो वो अवेलेबल नहीं हो पाता, एक आम शख्स तक उसकी फराहमी मुमकिन नहीं हो पाती। इसकी अवेलेबिलिटी के लिए क्या आपने मैकेनिज्म बनाया है? जी हमने उस पर यही लास्ट ईयर की तरह मेरी पहले हमेशा से अभी भी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ लोग उतना ही लें जितनी उनकी ज़रूरत होती है। आप भी कहेंगे हर दफ़ा यही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए फ़ैक्ट यही एक प्रॉब्लम इन फैक्ट है कि लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले जाते हैं। लेकिन हमारे पास तरसील का कोई ऐसा उसमें हमारे इशू नहीं है, डिमांड हम पूरी करेंगे, बल्कि हम इस दफ़ा तकरीबन गवर्नमेंट की तरफ से ये डबल, अभी तक उसकी शायद मैं आपके साथ फिगर शेयर ना कर सकूं जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं आ जाती, तो शायद हम उस पिछले साल से भी ज़्यादा बड़ी जो है वो रमज़ान पैकेज आएगा इंशाल्लाह। तो चीज़ों की फरहमी में कोई मसला नहीं होगा, चीज़ें अच्छा। रमज़ान पैकेज की 19 जो हमारे आर्टिकल्स वो मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर, अब चूंकि आपने पहले कहा कि ये प्राइस बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़ी सर, कुछ नोटिफिकेशंस है मेरे पास डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट सिटीज़ के। मैं एक कराची का जो नोटिफिकेशन है यूटिलिटी स्टोर का वो आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें सर ये बता रहे हैं कि यूटिलिटी टोटा बासमती राइस 1 किलो जो कि एग्जिस्टिंग प्राइस 76 थी, रिवाइज्ड प्राइस है 84, 8 रुपये का डिफरेंस है सर, इसका इतलाक हो चुका है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट किया, आई हैव सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स एज वेल। जी मैं इसके बाद अर्ज़ करता हूँ। जी हमारा जो इसका जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट की तरफ से हमें है कि हम मार्केट से 10 से 15 रुपए, आई रिपीट 10 से 15 रुपए हम मार्केट से सस्ते होंगे। तो हमारा अभी भी अगर आप मार्केट में जाके प्राइस लें तो हम मार्केट से अभी भी कुछ 16 से 17 रुपए पर केजी सस्ते हैं। तो ये हमारा एक बेंचमार्क है कि जो ही मार्केट बढ़ती है तो हमें, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, हम मार्केट से खरीदते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है सर, जाहिर है आपने उसी मार्केट से लेना है, और अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेगी आप लोगों को ज़ाहिर है बढ़ानी पड़ेगी, फिर भी आप उससे कम रखते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन चूंकि आपने कहा कि प्राइस बढ़नी है, अभी नहीं बढ़ी सर, मैं उस पर क्लैरिटी चाह रहा हूँ कि फिर ऐसा क्यों है? अगर किसी यूटिलिटी स्टोर पर प्राइस अब बढ़ा दी गई है तो क्या किया जाए? जी मैं सॉरी, मैं उस पर कदर आपकी की देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो मेन हमारा अंडर कंसिडरेशन है इस वक्त है, क्या चीनी की प्राइस बढ़ी? आप अपने फिगर्स देख लीजिए, बिल्कुल नहीं बढ़ी। 68 थी, 68 है। क्या घी की एज ऑफ टुडे प्राइस बढ़ी? अभी भी 170 पे है। यस, मैं इसमें अभी साथ ये भी बताता चलूँ कि जो ही आती है तो ये 30 रुपये बढ़ेगी। उसके बाद क्या आटे की प्राइस बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी, 800 रुपये है। एक आधा आर्टिकल इन 5 में से अगर वो फ्लक्चुएट करता है तो वो बहसे मजबूरी है, वो मुझे करना पड़ता है। लेकिन उमर साहब, चावल की कीमत में इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, हमने ये मेंटेन की हुई थी पिछले 7 माह से, यही प्राइस मेंटेन की हुई थी। अब जब हम 7 माह की जब इस तरह वॉलेटिलिटी आती है प्राइसिंग में, तो हमें भी 5-6 रुपया पर केजी मजबूरन, यानी मैं इसको यूँ समझ लेता हूँ सर कि इस वक्त बेशक आपको अलाउ कर दिया गया है चीज़ों की प्राइस बढ़ाने से मुतालिक, लेकिन स्टिल सिर्फ और सिर्फ चावल की प्राइस बढ़ी है, ऐसा ही है सर? जी, वो भी बहुत, अगर 8 रुपए बढ़ी है तो बहुत उसकी माइनर है, और वो भी अभी भी बाहर दूसरी मार्केट की निस्बत ये फर्क है, ये फर्क है अभी। जी बिल्कुल। अच्छा उमर साहब, एक और मामला कि आपके सामने यूटिलिटी स्टोर पर ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो महंगी अशिया अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी ये शिकायत सामने आती हैं कि जब वो वहाँ पर सामान ख़रीदने जाते हैं तो या तो सामान की किल्लत बताई जाती है, सामान नहीं होता है। क्या ऐसा ही है, वाकई किल्लत है, या फिर सामान वहाँ पर मुयस्सर नहीं होता लोगों के लिए? देखिए जी, हमारी तहत्तुल-वशा कोशिश, और मैं इस पर काफ़ी कॉन्फिडेंट को इस दफ़ा पिछले 1 साल से, बल्कि उससे भी ज़्यादा, हमारे स्टॉक्स की कोई पोजीशन में इसका एक टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? आप कैमरा लें, मेरे साथ चले और चल के देख लेते हैं क्या ये सही है, दूध का दूध, पानी का पानी, जो क्योंकि मैं तो मेंटेन करता हूँ कि जी सर उसके लिए या तो हमें आपके पास आना पड़ेगा या आपको कराची आना पड़ेगा। मैं कराची आ जाता हूँ, आप मेरे पास आ जाए, बी माई गेस्ट, मैं कराची आता हूँ, मैं कराची चले चलते। सर ये सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन आप यकीन जाने सर कि अगर ऐसा होगा कि आप जाएंगे, आप यकीन जानिए कि कहीं पर अगर मसाइल होंगे भी तो वो एड्रेस होंगे, क्योंकि सर ऑनेस्टली मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि चीज़ें मौजूद तो होती हैं लेकिन हमेशा डिमांड ज़्यादा होती और है और रमज़ान सप्लाई से कम पहले। होती है, तो इसलिए ये मसले तो आते हैं। तो इसलिए मेरा सवाल सर आपसे ये, क्या कोशिश की जा रही है कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई जाए? जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि अब हम रमज़ान, इस कमिंग रमज़ान के लिए हम, अगर मैं इसलिए फिगर, जब तक वो मुझे उस पर क्लियर अप्रूवल नहीं आ जाती Okay. तो शायद मैं वो फिगर शेयर ना कर सकूं। अगर आप approximately figure share कर दें, सर। चले गए, डबल देन लास्ट ईयर जी। सर वेरी नाइस, ये बहुत बड़ी बात है। यानी आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, ये 5 चीज़ें जिन पे सब्सिडी पूरा साल होती है, अब आपने कहा 19 चीज़ों पर होगी और इसमें अब ये जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। और सर मेरा सवाल वहीं पर है कि अब ये क्वांटिटी जब डबल हो जाएगी तो स्टोर्स के ऊपर इसकी अवेलेबिलिटी के लिए आप लोग क्या ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे कि जो लास्ट ईयर हुआ वो अब नहीं होगा? मेरी एक रिक्वेस्ट दोबारा करता हूँ, आप रमज़ान में मेरे साथ आप दोनों किसी भी स्टोर पे आप पिक कीजिए, चूज, और जाके देखिए लोग रमज़ान से एक हफ्ता पहले जो हशर होता है वहाँ जाके देखिए वो किस क्वांटिटी में रखता है। अगर फिर आप ये सवाल करेंगे तो मैं जो सज़ा मेरी होगी ये बात आपकी दुरुस्त है सर, ये बात दुरुस्त है क्योंकि ये हमें खुद भी सोचना पड़ेगा, ये हमें खुद भी सोचना पड़ेगा कि जब हम जा रहे हैं और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उससे अगर डबल या ट्रिपल क्वांटिटी उठाएंगे तो हम किसी का हक मारते हैं। तो बेसिकली ये हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि जब हुकूमत ने सब्सिडी प्रोवाइड की है यूनिटी स्टोर्स को, अगर आप उसे इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस साल वो क्वांटिटी डबल हो जाएगी, तो ये मेरी भी रिक्वेस्ट है फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि प्लीज़ जब भी आप यूटिलिटी स्टोर जाएं तो आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, ये जो 5 चीज़ें होती हैं ये उतनी ही वहाँ से उठाएं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये ज़रूर याद रखें कि आपकी तरह एक और पाकिस्तानी भी है जिसका उतना ही हक है जितना आपका हक है। जिस तरह सर बता भी रहे हैं कि रमज़ान से एक हफ्ता पहले जो सूरत हाल होती है यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर, उस तरह से नहीं होना चाहिए। आप अपने साथ साथ रमज़ान की आमद का ख्याल करें और दूसरों का ख्याल रखें। कोशिश करें कि जो चीज़ आपके घर में पहले से मौजूद है उसका स्टॉक नहीं रखें। कोरोना से पहले भी हमने देखा कि लोगों ने ऐसे मार्केट्स में जाके खरीदारी शुरू कर दी, स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे इसके बाद अब ना खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। ये ज़ाहिर है हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। उमर लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, और इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ जाएंगे किसी स्टोर पर भी, क्योंकि कुछ शिकायत ज़रूर मौसूल होती हैं टाइम टाइम, तो उन शिकायत को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और ज़ाहिर आप उसे एड्रेस टाइम टू टाइम करते भी हैं। थैंक यू वेरी मच। एक क्विक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। तो नाजरीन, मार नहीं प्यार, लेकिन इस कानून का इतलाक इस्लामाबाद की हुदूद में होगा और बिल पेश करने वाली रुकने असेंबली महनाज अकबर अजीज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। महनाज साहिबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये बिल पेश किया और उसके बाद अब ये इतना बड़ा एक इनिशिएटिव इसके ऊपर लेने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि एक तो ये स्टेप, ये इससे पहले बच्चों के ऊपर जो जबरी तशद्दुद होता था, उसके बाद अब ये एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद तक है। कब वो वक्त आएगा कि पूरे मुल्क में तमाम सूबों में ऐसा ही कानून नाफिज होगा? आपके सामने तमाम मामलात होते हैं, चाहे घर में बच्चों पर तशद्दुद हो या जो बच्चे आपने घरों में मुलाजमत के लिए रखे हैं उनके ऊपर कई बार तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सारी कौम के बच्चों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बच्चों का बिल है और हमने बहुत ताख़ीर की ये बिल लाने में, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बिल लाने में, मगर मैं समझती हूँ देर आए दुरुस्त आए। और ये बिल जो है जी सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो हमारी डोमेन है नेशनल असेंबली की, उसके लिए है, मगर ऐसा बिल इस सिंध में पास हो चुका है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने। तो अब सिंध हुकूमत को चाहिए कि उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए और उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करे। बिल का पास हो जाना एक रेफरेंस पॉइंट होता है, बिल्कुल, लेकिन उसके आगे जिस तरह आप उसको लेके चलते हैं, मेरे नज़दीक ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब से ये कल से ये बिल पास हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई है, एक मूवमेंट की तरह एक हाइप क्रिएट हुई है। और उसमें ये है कि उससे ये पता चल रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी
और आगे जाके इसके बहुत मुस्बित असरात होंगे। देखिए ये इस बिल का आ जाना आपको जो हमारे मुख्तलिफ, एक तो ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं, एवरीवेयर। ये आपके नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, रिलीजियस, पब्लिक, प्राइवेट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में है, ऑल्टरनेट केयर सेटिंग में है। ये बिल बहुत, इसकी रेंज बहुत वाइड है। तो उसमें ये है कि ये बहुत जगहों पे कवर करता है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है वो टोटली इस वक्त कमिटेड है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, यहाँ के पुलिस सिस्टम से लेके, यहाँ कल से मुझे इतने ज़्यादा स्कूल्स का फ़ोन आया है, उन्होंने बहुत इसको खुशाइन करार दिया है। तो यहाँ पर तैयार हैं लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और मेरा ख्याल है कि बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक बिल पेश किया गया है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये बिल फौरी तौर पे जो हमारी सूबाई असेंबलीज हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और उसके साथ जो हमारे जो एरियाज हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये फौरी तौर पे इसको लेके आना चाहिए। इस ही बिल का ये मैं डिस्कशन भी करूंगी अपने सूबों के साथ और इसको हम पुश भी करेंगे कि ये लेके आएं ताकि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ये एक मूवमेंट की सूरत में बात शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत तशद्दुद किया। बेशक। मुझे दो तीन छोटी छोटी सी बातें बता दें। एक ये जिस्मानी तशद्दुद की बात तो ही, लेकिन हमारे पास मामला इस तरह से है कि जहनी तशद्दुद की इजाज़त नहीं होगी, तो व्हाट डज दैट मीन? दूसरा बताएं क्या मदरसों पर भी इतलाक होगा? और तीसरा ये कि क्या इस बिल की ऑपोजिशन तो नहीं हुई इजलास में, किसी ने अपोज तो नहीं किया था? देखिए एक सबसे पहले तो मैं आपके बिल वाली बात बताऊंगी कि जो असेंबली बिजनेस होता है उसका अपना एक तरीका कार होता है और उसकी अपनी एक टाइमलाइन होती है। तो ये बिल मैंने असेंबली में पहली दफ़ा पेश किया था 2 साल पहले, ठीक, और ये फिर कमेटीज पे जाता है और ये फाइनली फिर नेशनल असेंबली के पास वापस आया सब जगह से क्लियर होके, क्योंकि एक लॉ का लाना, एक कानून का लाना सेनेट में जाएगा, जिम्मेदारी की होती है। तो ये है कि यहाँ से कल फाइनली ये पास हो गया, अब ये सेनेट में जाएगा और वहां से भी पास हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये जो बच्चों वाली चीज है ना, उसके ऊपर बच्चों का जो कंसर्न है, क्योंकि हमने बहुत पहले ताखीर कर दी। अब आप ये देखें कि जिस्मानी तशद्दुद, फिर जिनसी तशद्दुद, फिर बच्चों का मर्डर, अब कौन इसके ऊपर मना कर सकता है इस बिल के ऊपर? जो नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेंटल टॉर्चर वाला मामला भी केटर होगा इसमें? जी इसमें जी फिजिकल है, कॉर्पोरल पनिशमेंट और फिजिकल। मेंटल टॉर्चर जो होता है ना जी, वो फिजिकल से ही शुरू होता है। आप थप्पड़ दिखा के, आप इसमें कान खींचना तक ममनू है और आप स्टिक दिखा के, ये होता है जी मेंटल टॉर्चर। मदरसों पर भी इतलाक होगा? होता है ना, वो इसके साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। अच्छा महनाज साहबा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये बिल तो आपने कहा, इसके बारे में आपने डिटेल से हमें बताया, अब इसकी जो खिलाफ वर्जी करने वाले होंगे उनके खिलाफ किस किस्म की सजाएं होंगी, कितनी सख्त होंगी और कितनी जल्दी इसके ऊपर रिएक्ट होगा, कितनी जल्दी ये सजा इम्प्लीमेंट होगी? देखिए ये सारी बातें, ये बिल पास हो जाता है सेनेट से भी, उसके बाद इसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे, उसमें ये हम सारी बातें तय कर देंगे कि ये बहुत क्विक इसके ऊपर एक्शन होगा। और कल इसमें एक तरमीम दी गई, वो बड़ी खुशाइन थी कि हम एक हुकूमत या जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से सिर्फ इसको ना देखें, बल्कि ये मैजिस्ट्रेट के पास जाए, जो आपके कंप्लेनेंट है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाए और इसको आगे लेके चले, वो एक और ज्यादा इसको सीरियस कर। ठीक है। तो जो हम उसमें चीजें लाते हैं, इसमें हमने लिखा हुआ है कि एक तो जो आपका मारने वाला है उसको उसकी नौकरी से चला जाएगा और आइंदा भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात है, लेकिन मुझे प्लीज इस पर क्लियर कीजिएगा। पहले मामलात ये होते थे कि अगर वालिद ने मारा है, भाई ने मारा है, वालिदा ने मारा है, दादी दादा नानी नाना कोई और रिश्तेदार जिसने मारपीट की है, वीडियो बन गई है, या फॉर दैट मैटर वो मुलाजिम था, उसके साथ ये मामला हुआ, सुलह हो जाना, माफ़ कर देना, इन मामलात के बाद रियासत को कानून हाथ में, रियासत को जो है इस मामले को देखना चाहिए। तो क्या इस तरह से भी सोचा जा रहा है कि अगर माफ़ीनामा हो जाए तो फिर भी इस मामले को रियासत ना छोड़े कि नहीं हम देखेंगे इसको? देखिए ये सारे इस बिल के SOPs में कवर होंगे कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और इसका माफ़ीनामे को
हम इतना इजीली एक्सेसिबल ना रखें, क्योंकि तशद्दुद में कोई माफीनामा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो तशद्दुद कर रहा होता है वो एक थप्पड़ पे नहीं रुकता, और वो बाय चांस तशद्दुद नहीं करता, उसकी आदत होती है और उसका मिजाज होता है। और देखिए ये हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, पाकिस्तान की जो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल है उसके साथ ये हो रहा है कि आप जो ताकतवर है वो उसके लिए कमजोर को मारना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और ये तो इतनी आम चीज होगी है कि आपके इलीट प्राइवेट स्कूल्स में भी ये चीज हो रही है, जो बहुत महंगे आप 50-50 हज़ार रुपए महीने दे के बच्चों को वहां रख रहे हैं, वहां पर भी ये चीज हो रही है कि जी लगा दो थप्पड़ और कह दो कि जी बच्चा शैतानी कर रहा था। और मतलब वहां वो से तो मेहनाज साहबा ऐसे भी केसेस सामने आते हैं, जाहिर बात है हमारे सामने बहुत सारी मिसालें भी हैं कि बच्चे को मेंटली प्रेशराइज कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। तो इस सिस्टम में किस तरह से चेंज होगा कि जो बच्चा जब नहीं जी, जाहिर बात है वो, कंप्लेन करेगा, बयान रिकॉर्ड करवाएगा, तो वो मेंटली इसको प्रेशराइज ना किया जाए? नहीं, मेंटली देखिए ये तो आप बिल्कुल डिटेल्स में चली गई, वो हम सारे एसओपीज में कवर करेंगे। ठीक है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस में कवर होगा। प्रेशराइज एक जब बिल आ जाता है ना, तो फिर मेंटली प्रेशराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन वालिदैन है कि वो चाहेंगे कि इंस्टीट्यूशन में उनके बच्चे को मारा जाए? अच्छा, इस बिल में वर्क प्लेस भी जो है वो कवर हो रही है, बच्चों की वर्क प्लेस भी कवर हो रही है। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच साथ मौजूद। फीमेल बड़े प्राउड से, बड़े फख्र से, बड़ी खुशी से ये खबर मैं शेयर करूंगी, रोक सकता है आपको? हम लड़कियां ना हर मैदान में सबसे आगे चले आप कर ले। नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कौन रोक सकता है खवातीन को आगे बढ़ने से? बिल्कुल, अब तो कोई नहीं रोक सकता, खासकर जब बात रेस की हो। आप मुकाबला करके देख लें शुएब। चलिए ठीक है, साइकिल चलाइएगा आप। आज हमने वैसे एक जगह जाना है जहाँ पर आपने मेरा ख्याल है स्केटिंग करनी है, तो लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। बट एनीवे स्केटिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस जीप रैली की, जिसमें पलवशा और मायरा जब्बार ने पहली बार हिस्सा लिया। और इनका ये सफ़र कैसा रहा, कहना चाहिए कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, चूँकि इनसे मुतालिक जब हम बात करते हैं और ख़वातीन रेसेस से मुतालिक हम बात करते हैं, तो एज अगर हम देखें तो 18 साल पलवशा सुल्तान और 21 साल नेविगेटर जो है ये मैदान में उतरी हैं। पलवशा सुल्तान और मायरा जब्बार ने आज हमें ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग आप दोनों को एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब मुझे पलवशा पहले आप बताइएगा, यू जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल अभी तो आप यू वेरी यंग, तो आपने कैसे सोचा एट दिस यंग एज, मतलब डायरेक्ट रेस की तरफ ही चली गई हैं आप? आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन मुझे आपके पास? अच्छा पलवशा, अगर आप सुन पा रही हैं तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपके इस शौक से मुताल्लिक, एट दिस यंग एज किस चीज़ ने आपको पुश किया इस तरफ के रेस लगानी है और यू नो इस जीप रैली में आपने पार्टिसिपेट करना है? मेरे जो वालिद साहब हैं वो खुद एक रैली ड्राइवर हैं। ओके। तो मैंने पिछले 2 सालों से उनको रहते हुए देखा है। तो मुझे जिस चीज़ ने ज़्यादा इंस्पायर किया है वो मेरे अपने वालिद साहब हैं। उनको देखते हुए इस सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हुए आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट, और फिर मैंने उनसे जब कहा कि मैं भी करना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी उन्होंने मेरी हेल्प की है आगे आने में, बहुत बकअप किया है, और जितना भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है वो उन्होंने डाला है। अच्छा पलवशा, मायरा से सवाल करने से पहले मैं आपसे ही ये सवाल करूंगी कि मैं अपनी मिसाल दूं तो तेज़ गाड़ी चलाते हुए मैं डर जाती हूँ, मेरे पास से कोई गाड़ी तेज़ी से गुजरे तो मैं डर जाती हूँ। आपने तो सबको हैरान करके रख दिया है, आपको डरती नहीं है? डर नहीं लगता क्या? जी नहीं, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि ये गेम एक ऐसी है जिधर आपको रिस्क लेना पड़ता है। इस फील्ड में आने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको किसी भी किस्म का एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है या कोई भी इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। और ऐसा कुछ हुआ भी, ऐसा इस रेस में आपके साथ हुआ भी, आपकी गाड़ी को हिट किया गया, वो क्या मामला था? जी, वो ये था कि मेरी जो गाड़ी थी वो सबसे लास्ट वाली थी वुमेंस कैटेगरी में रन लेने के लिए। तो मेरी गाड़ी के बाद एक टेक्निकल टीम की गाड़ी मेरे पीछे थी, तो उन्होंने जो है हमसे
असल में रूल ये होता है कि आपको 20 मिनट्स का जो है फासला रखना पड़ता है, बट वो जो टेक्निकल टीम की गाड़ी थी वो बिल्कुल मेरे पीछे चिपकी हुई थी साथ, कि जैसे शायद पोडियम उन्होंने लेना हो, तो वो बिल्कुल मेरे साथ साथ थे, मेरे पीछे थे। तो एक जगह मेरी चेक लाइट आई जिसकी वजह से जो है मुझे रुकना पड़ा, और मैं बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे थी। तो वहाँ पे मैं रुकी हूँ और मैं राइट साइड में अपने मिरर में देख रही थी, राइट साइड के मिरर में, कि वो गाड़ी आ रही है और डस्ट भी नहीं थी कि उनको नज़र ना आए मेरी गाड़ी, बट एकदम से उन्होंने काफ़ी स्पीड में थे वो, और उन्होंने आके मेरी गाड़ी में डायरेक्ट हिट किया, जिसकी वजह से जो है ठीक है, तो ये ऐसा जो हुआ है मेरी गाड़ी ठीक है, वो ज़ाहिर है ऐसा मामला आपने शेयर किया। ठीक है, कमिंग टू मायरा, मायरा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस जीप रैली से मुतालिक। काफ़ी अच्छा लगा पहली दफ़ा जाके और यही देख के कि मतलब मैं फर्स्ट फीमेल नेविगेटर थी वहाँ पे। ओके, तो काफ़ी स्पेशल फील हुआ, और मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी और लड़कियों को भी इंस्पायर करूँ इस फील्ड में, और नेविगेटर्स भी आएँ, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ डर जाती हैं कि पता नहीं हम कैसी नेविगेशन करेंगे और क्या होगा, लेकिन नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं है। मायरा तो आपने इंशाल्लाह और भी नेविगेशन लड़कियों को अच्छी लेके की, आऊंगी इस फील्ड। आपने नेविगेशन अच्छी की जी, वो ये तो पलवशा से पूछा। पलवशा मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूँ पलवशा आप बताएं मायरा कैसी नेविगेटर है, क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट फीमेल नेविगेटर। मायरा नेविगेटर होने से पहले ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और हम साथ हम जो है फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, हम एक ही टीम से खेलते हैं, ये मेरी कैप्टन भी है। ओके, तो नेविगेशन तो इसने माशाल्लाह बहुत अच्छी की, इसकी नेविगेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, और हर चीज़ जो कुछ हमें काफ़ी सरप्राइज बम्प्स फेस करने पड़े, तो इसकी आंख जो है वो सामने ट्रैक पे थी, और एक इसकी जो आंख है वो हमारे जो आईपैड है उस पे थी। तो अच्छा, ये काफी मुझे काफी साथ-साथ टफ होता बता है रही ये थी कि ये आ रहा है। दोनों तरफ नजर रखना। हाँ पलवशा, जी, ये काफी। भी शेयर करें हमारे साथ, आपने पहली मर्तबा रेस में हिस्सा क्या लिया, और जब हिस्सा लिया तो तब जहन में आपके क्या चल रहा था? मैं थोड़ा सा स्टार्ट में नर्वस थी, काफ़ी थोड़ा डरी हुई भी थी, और मुझे असल में डर इस चीज़ का था कि एक तो वहाँ पे जब आप स्टार्ट लेते हैं तो लोगों का जो एक प्रेशर होता है वहाँ पे, जो एक क्राउड इकट्ठा हुआ होता है, उनका काफ़ी प्रेशर होता है आप पे। मतलब आप चाहे जितना मर्जी अपने आप को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर लें, बट जब आपको स्टार्ट लेना होता है तो वैसे ही आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हुई होती है, तो उस चीज़ का मुझे थोड़ा था। इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ का इतना डर नहीं था। Okay. ट्रैक जो है मैंने पहले देखा हुआ था, तो इतना अच्छा मुश्किल नहीं था। मायरा, जब पलवशा थोड़ी प्रेशराइज होती हैं, अब जाहिर बात है रेसिंग एक गेम ही ऐसी है कि इंसान कंफ्यूज होता है, प्रेशराइज भी होता है, उस सूरत में आप उनको किस तरह से हेल्प आउट करती हैं, किस तरह से आप उनको हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं? हमें ना इसके बाबा ने पहले ही गाइड करके भेजा था कि एक फ्रेंडली माहौल बना के रखना है, तो हम लोगों ने मतलब फुल टाइम इसी तरह था कि बातें कर रहे थे आपस में, और हम लोगों को एक टॉपिक में था जिसमें हम अपना इंटरेस्ट लेके खुद ही बातें कर रहे थे। ये तो हमने बताएं वो जरा मायरा, आने ही नहीं दिया वो ये पेज रेस जिस पे के हम ट्रैक panic पे करें। जब गाड़ी तेज दौड़ रही है, वो टॉपिक कौन सा था जिस पर डिस्कशन हो रही थी? वो सीक्रेट है। अच्छा चलें ठीक है, लेट इट बी। अच्छा मायरा, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि पलवशा, शी इज़ वेरी यंग, यू आर ऑल्सो वेरी यंग, और ज़रा वो 18 साल की पहली बार रेस में गई, तो वो कमेंट नहीं सुना आपने, ये क्या अभी लाइसेंस बना, अभी रेस में हिस्सा लेने आ गई, ऐसे कमेंट सुने आप दोनों ने? पहले मायरा मुझे आप बताएं। नहीं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में पहले ही ड्राइविंग करने शुरू हो जाते हैं, 14 की एज से लोग ड्राइविंग करना शुरू हो जाते हैं। मैं खुद 9 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ, तो ऐसे कमेंट्स तो नहीं सुने हमने, लेकिन ये बहुत हमारे लिए प्राउड वाली बात थी कि पलवशा अभी 18 की, और वो आते साथ ही लाइसेंस लेते साथ ही उसने इस फील्ड में और यानी पलवशा हम यूं समझें कि पलवशा पहले से तैयार थी, पलवशा बिल्कुल कहना चाहिए कि वो रेडी टू पार्टिसिपेट थी, लेकिन वो वेट कर रही थी 2021 का कि चलो 18 की हो जाऊंगी तो रेस में हिस्सा लूंगी। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा पलवशा, आपने बताया कि आपके बाबा आपकी इंस्पिरेशन हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, बाकी जो रिश्तेदार हैं, ख़ानदान के या दोस्त, उनका रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि ये सुनने में बड़ा हैरान कुन लगता है कि एक लड़की 18 साल की जीप रैली में हिस्सा ले रही है जनाब, रेसिंग कर रही है,
तो वो लोग क्या तनकीद करते हैं कि ये क्या कर रही हो, ये इतना एक मुनफरिद काम करने की क्या ज़रूरत है, ये अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी जिन को भी इस चीज़ के बारे में पता चला है कि मैं इस तरह से इस साल पार्टिसिपेट कर रही हूँ या किया है, तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को जो है इनकरेज किया है, काफ़ी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया इस बात पे। और अभी तक मुझे किसी की तरफ से भी कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला है। सारों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस मामले में और उनके लिए तो एक तरह से मैं उनकी प्राइड हूँ कि इस हमारी फैमिली में से और मेरे फ्रेंड सर्कल में से मैंने जो है एक रैली में हिस्सा लिया। ज़बरदस्त। पलवर साहब, अपार्ट फ्रॉम दिस जीप रैली एंड यू आर फुटबॉलर एज वेल, ये एथलीट से हट के अपनी ज़िंदगी से मुतालिक बताएं, अपनी स्टडी से मुतालिक, और क्या किचन का शौक भी है, खाने पकाने का शौक भी है? अच्छा, एक मेल को ना यही जानने की ज़्यादा खुश। जी पलवश। मैं ए लेवल्स कर रही हूँ वेस्टमिंस्टर एकेडमी से। और जो रही बात कुकिंग की, तो मैं कर लेती हूँ। बेकिंग का मुझे ज़्यादा शौक है और इतना प्रो नहीं हूँ उसमें मैं, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की चलती रहती है। मतलब इस तरह से बेहतर है घर में इस तरह से। जी जी, आपको कैसे पता इस तरह का खाना बनाना नहीं आता? अब वो उनके बोलने से मुझे थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। बल्कि पलवशा के बारे में ये कहना चाहिए कि ना सिर्फ पलवशा एक अच्छी रेसर है बल्कि एक अच्छी ऑब्जर्वर भी है। जी पलवशा, मुझे खाना नहीं बनाना आता, मैं हार्डली अंडे बॉईल कर लेती हूँ। हाँ, बातें बनाती हैं लेकिन जैसे बना रही हैं। मायरा, आप बताएं, आपको इसके अलावा नेविगेटिंग के अलावा और क्या क्या शौक हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? खाना आप भी बना लेती हैं या मेरी तरह आपको भी खाना बनाना नहीं आता? नहीं, किचन से तो मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मतलब मैं फुटबॉलर हूँ। हम नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं। Yes, you are the captain. मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ऑस्ट्रेलिया में, और जी करंटली पोपो एफसी में खेल रही हूँ, उनकी गर्ल्स टीम की कैप्टन और मैनेजर हूँ। इसके अलावा मैं एक एडवेंचर क्लब में हूँ, वहाँ पे मैं क्लाइंबिंग करती हूँ मार्गला हिल्स इस्लामाबाद में, और रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग, बस यही। ज़बरदस्त। ये बहुत इनडिफरेंट है, यानी वो कहना चाहिए कि डिफरेंट शौक, माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, फिर फुटबॉल और फिर अब ये जीप रैली। कोई ऐसी चीज़ जो भी नहीं की लेकिन वो करनी है? जी कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई, क्योंकि मैंने बास्केटबॉल भी खेला हुआ है, मैंने क्रिकेट भी खेला हुआ है और अब फुटबॉल भी खेल। अच्छा, एक सवाल मैं पलवशा आपसे करना चाहूँगी कि रेसिंग में आप थी तो जाहिर बात आपके साथ मर्द हजरात भी थे जिन्होंने रेसिंग में हिस्सा लिया था। ऐसा होता है कि लड़की देखकर, वो भी कम उम्र की लड़की देखकर, अंडर एस्टिमेट करते हैं क्या? मतलब होता है ना थोड़ा हल्का लेना कि हो सकता है इससे उतने अच्छे से रेसिंग ना हो, या फिर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं? जब आप एक फील्ड में एंटर होते हैं तो दोनों तरह के लोग आपको मिलते हैं। एक जो आपको हर चीज़ का पॉजिटिव रिस्पांस दें और एक हर चीज़ का नेगेटिव दें। तो इसी तरह हमारे साथ भी था कि जब हम दोनों आए, क्योंकि सिंस मेरी जो नेविगेटर थी वो फीमेल थी और ये पहली बार हुआ था कि एक फ़ीमेल के साथ जो है साथ नेविगेटर भी फीमेल हो, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे कहा गया था कि आप लोग रेस कैसे कंप्लीट करेंगे, या अगर टायर चेंज करना पड़ गया या कोई भी मसला हो गया गाड़ी का तो लड़कियां ये कैसे कर लेंगे, और दो लड़कियां एक साथ इतना 163 किलोमीटर का ट्रैक कैसे कंप्लीट कर सकेंगी। क्या बात है जी। तो हमें उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा वो फेस करना पड़ा, लेकिन हमने क्योंकि मिसाल बनना था तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था ये करना। क्या बात है, आप मिसाल बल्कि ना सिर्फ आप लोग मिसाल बने, आपकी दोस्ती भी मिसाल बन गई। यस, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। अब नाजरीन करेंगे बात एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी की। एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी शख्सियत जिसने जानवरों से इतनी मोहब्बत की और जानवरों से प्यार और मोहब्बत। ताहिरा रसूल साहिबा को बरतानिया से पाकिस्तान खींच लाया। फैसलाबाद में बेघर और बीमार और जख्मी जानवरों के लिए फ्री अस्पताल और शेल्टर होम इन्होंने बनाया है। अब्दुल अहद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। एनिमल लवर तो मैं शुरू से ही थी, तो लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हम जब भी आते थे तो जानवरों की ये इतनी ज़्यादा मैक्सिमम बुरी हालत, रोड एक्सीडेंट, वैसे भूख से पसलियाँ निकली हुई हैं
वो कूड़े के ढेर से खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें भी पता है क्या मिलना है। तो लोगों का पत्थर मारना, लोगों का ऐसे ही जाते स्टिक मारना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। तो लेकिन वो तो चलो अलग था। एक बस ये हादसा हुआ था कि कोई डॉग मुझे मिला, बहुत बुरी तरह इंजर्ड था, उसकी आंख बाहर थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से मैं उसे रेस्क्यू करवा पाई। तब तो कोई क्लू, कोई आइडिया था ही नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आई भी मैं थोड़े टाइम के हॉलीडेज़ के लिए थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गई, सारा दिन वहाँ रही, वो नहीं बच पाया बिकॉज़ उसकी हालत अब मैक्सिमम ऑर्गन्स उसके, बॉडी उसकी, तो बस उसकी जो मैंने मिजरी देखी, अपने हाथों से उसे दफनाया, तो बस दैट हिट मी, लाइक बहुत मुझे वो हो गया था कि नहीं, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा मैडम, कितने जानवर अभी यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास रेस्क्यू सेंटर के अंदर, और डेली बेसिस पर कितने लाए जाते हैं, कितनों को रेस्क्यू किया जाता है? वक्त आए हुए हैं जो इमरजेंसी केसेस हैं, जिनको प्रॉपर फुल टाइम डॉक्टर की उसकी ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, तो वो यहीं पर ही हैं। तो उसके अलावा बाकी डॉग्स हैं, पपीज़ हैं, तो वो माशाल्लाह से मेरा ख्याल 25-30 तो इस वक्त हैं। हम जैसे ही उनको वो फिट इनफ होते हैं, हेल्थी इनफ होते हैं, तो हम उन्हें वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। किस तरह से इनकी हिफाजत की जाती है, किस तरह से इनको रेस्क्यू किया जाता है, और किस तरह मेक श्योर किया जाता है कि इन्हें हेल्दी लाइफ प्रोवाइड की जाए? ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे, लेटेस्ट जो एक्सरे मशीन है वो है, और उसके अलावा ये कैनल्स आप देख सकते हैं कि आधे हमने पक्के किए हैं कि जो हर रोज़ वो ब्लीच से और वो डेटॉल से धोए जाते हैं, और आधे कच्चे हैं क्योंकि ये कच्ची जगह पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मंथली एक्सपेंस की बात की जाए तो वो कितने हैं आपके? ये हम कह रहे थे आपस में, एक दिन हंस रहे थे कि हमें गिन लेने चाहिए पहले ही, तो 2-3 तक यहाँ पर 3 स्वीपर हैं, तो एक कुक है, और एक जो इन्हें रेस्क्यू करके लाते हैं, लेकिन वैसे भी सारा दिन वो इनकी लुक आफ्टर करते हैं, तो एक गार्ड है, तो बाकी 2 बड़े डॉक्टर हैं, 3 छोटे जूनियर डॉक्टर्स हैं। अब आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, और वहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है पानी की शहजादियों की रिहाइशगाह। ये कहाँ है, इसकी सैर कराएंगे आबिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। पानी वाला बाग, जिसमें रहती हैं जापान की शहजादियां। लोग ऐसी दुनिया देखने को तरसते हैं। आपको लिए चलते हैं पानी के नीचे इन हसीन शहजादियों से मिलाने। इस खूबसूरत शहजादी का नाम कोए है। जापान में इसे अच्छी किस्मत और रूहानी सुकून से जोड़ा जाता है। इनका शुमार महंगी तरीन मछलियों में होता है। एक मछली की कीमत $10 से $100 तक हो सकती है। दाना डालते ही ये शहजादियां पानी की चादर हटाकर सामने आ जाती हैं। सब्ज पानी पर रंगों का ऐसा तूफान आपने पहले नहीं देखा होगा। एक तो सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, एक होती है, दूसरा साउंड भी एक होता है पानी के अंदर। जब वो दाना डलता है तो दाने की स्मेल होती है, ठीक है, जो इस फील कर लेते हैं इसको। इस्लामाबाद के मसनूई तालाब में इन मछलियों की अफजाइश की जा रही है। ऑक्सीजन लेवल मुसलसल चेक किया जाता है और पानी हर 8 घंटे बाद बदला जाता है। 11 फुट तक का पानी है, तो 18 से 24 सेंटीग्रेड के बीच में ही टेम्परेचर होता है। ये एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम 6 से 7 फुट तक एक जैसा होता है, और उससे नीचे जितना आप जाते रहेंगे पानी का टेम्परेचर एक जैसा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़िंदा रहना और ब्रीड करना आसान होता है। ये मछली 36 इंच तक लंबी और 50 साल तक जिंदा रह सकती है। पानी तो पानी, लेकिन ये नोकीले पत्थर भी इन मछलियों की जिंदगी में बहुत आम किरदार अदा करते हैं। इनके तालाब में रखे पत्थर आम नहीं, बहुत खास हैं। समुद्री पत्थर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं करती, और उस पे ज़्यादा फेवरेबल होता है इन्वायरमेंट के उसके ऊपर एलगी उग जाए। तो इसके लिए जो फेवरेबल पत्थर होता है वो ऐसा पत्थर होता है जिसके ऊपर एलगी उग सके। मछली के अंदर एक खूबी होती है सुराख करने की। ये उन मिट्टी के टीलों के अंदर सुराख करना शुरू कर देती है, और ये क्या करती है, जब भी इसने अंडे डालने हो
या इसको किसी बड़ी मछली से कोई आप कह सकते हैं खौफ है शिकार का, तो ये उन सुराख में चली जाती है और मछली बड़ी मछली के लिए फिजिबल नहीं होता कि वो सुराख में जा सके। इस शहजादी के कई रंग हैं। ये पानी के भाग में फूलों जैसी लगती हैं। राउंड अबाउट हमने जो है ना इसमें 10 फिशेस पहले कोए डाली थी, ठीक है, और अभी मेरे ख्याल में 500-600 फिशेस हैं इस वक्त, और तकरीबन ये 1.5 साल में, 1.25 से 1.5 साल में अभी इनकी इतनी ब्रीड हुई है, और अब ये मल्टीप्लाई इस तरह होगा कि अब ये एकदम हज़ारों में जाएगी। इस्लामाबाद का ये बाग कोई फिश की सबसे बड़ी नर्सरी बन चुका है, और हाँ, शहजादियाँ आपकी आमद की मुंतजिर हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, कराची वालों के लिए आया है तोहफा, और ऐसा तोहफा जिसकी कराची वालों को शदीद ज़रूरत भी थी। आपने अक्सर सुना होगा कि कराची में अक्सर ऐसे मकामात पर आग लग जाती है और उसके बाद हम ये सुनते हैं कि फायर टेंडर का अमला वक्त पर नहीं पहुंच पाया, फायर ब्रिगेड का अमला, या फिर फायर ब्रिगेड के जो अपने मसाइल हैं, गाड़ियां कम हैं, अमला कम है, ये सारी शिकायत होती हैं। लेकिन अब चूंकि ये तोहफा कराची में आ चुका है, 52 फायर टेंडर्स और 2 बाउंसर का ये तोहफा, अब हम आज के शो में ये बात करेंगे कि अब कराची की मुश्किलात आग लगने के बाद कितनी कम होंगी। और जब बात है मुश्किलात की, तो मुश्किलात कराची ने क्या क्या देखी। कराची सबसे बड़ा शहर, कराची वो शहर जहां आए रोज़ आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। कराची वो शहर जहां पर ये ज़रूर कहा जाता है कि आग लग गई है, लेकिन फायर टेंडर ताख़ीर से पहुंचा। ये जो ताख़ीर से पहुंचने वाला मामला होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कराची बड़ा शहर, और यहाँ पर जब फायर टेंडर्स की हम बात करते हैं, 25 स्टेशन थे, 11 फाल थे, 44 फायर टेंडर्स थे, 14 फाल थे। लेकिन इस तोहफे के बाद कितना सिस्टम अपग्रेड हुआ, कितनी बेहतरी आई, कितना सुख का सांस कराची वालों ने लिया, आज हम इसकी बात करेंगे। और जो 52 फायर टेंडर्स आए हैं, इनका ब्रेकडाउन क्या है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जावेद इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, 52 फायर टेंडर्स आपको मिल गए, 2 वाटर बाउंसर आपको मिल गए। आप हमारे साथ ये शेयर कीजिएगा कि पहली क्या मुश्किलात थी जिनका आपको सामना करना पड़ता था, अब क्या आसानी होगी इनके मिलने के बाद? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुबारकबाद दी हमें। तो इसके मिलने के बाद लाजमी बात है, हमारा जो है क्रू बढ़ गया है ये फायर टेंडर का, और हमें अब आग बुझाने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास जो है कराची की तकरीबन से, आप भी इस बात को समझते हैं कि 3 करोड़ तक की तकरीबन आबादी है कराची की, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो फायर का, वो 1 लाख आबादी के ऊपर जो है ना एक फायर स्टेशन होता है, जिसमें फायर टेंडर 2 मौजूद होने चाहिए। और अब जो है ये मिलने के बाद जो है हमारा अमला बहुत खुश है। हमारे अमले ने माशाल्लाह इसमें खुशी का भी इजहार किया है, और हमने शुक्रिया अदा करा है वज़ीर-ए-आज़म से लेके वज़ीर आला तक, गवर्नर तक, और गवर्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, हम क्या ये समझें कि इन गाड़ियों के आने के बाद, आग लगने के बाद उन पर काबू पाने जैसे मसाइल थे वो हल हो गए हैं, या अभी भी मसाइल बाकी हैं? एक जुमला हम हमेशा सुनते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा, अब ये शिकायत दूर हो जाएगी? नहीं, शिकायत तो देखें दूर इस तरह नहीं हो सकती कि देखें जब तक कॉल हमें रिसीव नहीं होगी इन टाइम, जिस वक्त हमें कॉल रिसीव होती है उसके विदिन 2 मिनट जो है ना हमारी गाड़ी आउट होना लाजमी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो होती है। अच्छा, अब रास्ते में देखें रोड की हालत क्या है, ट्रैफिक स्टक है, तो उसमें पर प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेस्क्यू का अमला या फायर का अमला जो है वो हमेशा ऑन बोर्ड रहता है, बिल्कुल तैयार होता है, और विदिन 2 मिनट्स अगर हमारे पास रिसीविंग कॉल के बाद जो है हम लोग फायर के लिए निकल जाते हैं, रेस्क्यू के लिए निकल जाते हैं। ये ताखिर वाली बात जो है इस पर हमेशा हमें दुख होता है, लेकिन हम ताखिर नहीं करते। अच्छा सर, ये जो फायर टेंडर्स अब आ गए हैं, ये तो एक दरीना मसला हल हो गया। अब आप अपने डिपार्टमेंट के इश्यूज भी हमें बताएं, इतना अमला आपके पास है इनको ऑपरेट करने के लिए, या अमला नाकाफी है? बिल्कुल, हमारे पास फायर ड्राइवर शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फायर ड्राइवर्स इन फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। तो उसके लिए हम लोगों ने समरी मूव की है, जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास मौजूद है। इंशाल्लाह ताला उस पर काम हो रहा है, और हमने कहा भी है कि भाई जो हमारे पुराने ड्राइवर्स हैं उनको भी रख लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। फिलहाल अगर
इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि अभी फ़िलहाल अभी अपॉइंटमेंट पे बैंड भी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी हमने अपील की है एज ए थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर साहब। सिर्फ ड्राइवर का मसला नहीं, अमले का मसला भी है। ड्राइवर फर्स्ट प्रायोरिटी ड्राइवर्स की है। फर्स्ट प्रायोरिटी ड्राइवर की। अमला आपको लगता है कि मैनेज हो रहा है? अमला मैनेज हो भी जाता है, लेकिन अमला भी साथ आएगा, क्योंकि हमारे पास तकरीबन जो है 300 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। ओके, एज पर CR। ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल जहाँ पर खड़ी है, बल्कि खड़ी हैं, ढेर सारी हैं, ये उस वक्त तक इस कहना चाहिए कि काबिल इस्तेमाल नहीं जब तक स्टाफ साथ मौजूद ना हो। वाई दिस इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो अब आपको दिखाएंगे कि क्यों स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल इसे कहा जा रहा है, फायर टेंडर कहा जा रहा है, और इसमें अमला कितना होता है, हर शख्स का रोल क्या होता है, इसकी बात करते हैं। फायर ऑफिसर जफ़र अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जफ़र साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हाँ, एक तो हम इस फायर टेंडर को घूमकर देखेंगे भी कि इसके फंक्शंस क्या हैं। आप शुरू से आखिर तक हमें ये बताइएगा कि इसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, कितने लोग इसमें बैठते हैं, और आप हमें साथ साथ ये दिखाएं भी कि इस फायर टेंडर के अंदर क्या कुछ है। ये फायरमैन क्रू है, मतलब यहाँ पे फायरमैन कैबिन होता है, ये फायरमैन क्रू इसके अंदर बैठते हैं, और ये इस पर पूरा जो फायर एंड रेस्क्यू इंटरनेशनल सर्विसेज में जो चीज़ें यूज़ होती है फायर फाइटिंग में, तो वो पूरा इसमें सिस्टम ये इसमें रखा हुआ है। ये क्या है और ये किस काम के लिए मदद करता है? ऐसा है कि ये 4 पार्ट्स के शटर्स होते हैं, हर शटर के अंदर जो है इसके इक्विपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी फायर पे जाते हैं और हमें वहाँ पे दुकान में आग मिलती है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि रात में या सुबह के वक्त में दुकानें बंद होती हैं, तो हमें तो अपना काम पूरा करना है, तो लिहाजा जो इक्विपमेंट है इसके अंदर ये लार्ज एक्स है। लार्ज एक्स का काम ये होता है कि ये शटरों को हम इसको काटते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने होल्स बनाते हैं। होल्स इतना हम बना देते हैं कि उसके अंदर हमारी जो हाउस पाइप या नोजल्स वगैरह उसके अंदर इन करके हम उसको वो करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे। इतने में जो टीम वर्क होता है, तो उसमें जो दूसरी पार्टी है ये उसके शटर के ताले काटते हैं, इससे ये बोल्ट कटर कहलाता है। सर, ये देखने में तो एक कैमरे के लेंस जैसा लग रहा है, पर ये क्या है? ये नोजल होती है, ये मल्टीपर्पज़ है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस उस पर पर्पज़ पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें 3 फंक्शन होते हैं। नोजल ये जेट बनाएगी, जेट से मुराद ये होती है कि पतला पानी का प्रेशर होता है कि वो काटता है। इसमें शावरिंग होती है कि जैसे एक शावर होता है, तो अपने आप को या पीछे फायर फाइटर जो आपके साथ आगे काम कर रहा है उसको हीट की तपिश से बचाने के लिए उसको फॉग करते हैं। ये सिस्टम मल्टीपर्पज़ सिस्टम पे है ये सारा। हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आप खुद भी किसी हादसे का शिकार हो गए थे जी, और अभी तक आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ हादसा 2008 में हादसा हुआ था। लियारी का एरिया था, कोयला गोदाम। यहाँ पे एक हादसे पे हम गए थे, तो वहाँ पे दीवार गिर गई थी पैर पे, तो उसके बाद से मेरे 10 ऑपरेशन हुए। तो ये मेरा पंजा जो मेरा लेफ्ट फुट है कटा हुआ है पूरा, मतलब चल नहीं सकता मैं सही। और जिस तरह सिद्रा ने आपको पूरा टूर कराया इस व्हीकल का, ऐसे में हम अब बात करते हैं कि हादसा ही रहे, सानहे में ना बदल जाए। हर मेंबर जो है उस पर इक्वल जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ऐसे में ड्राइवर पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, चूँकि वक्त पर पहुंचना, जल्दी पहुंचना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में रास्ता समटाइम्स दुश्वार होता है, ऐसे में समटाइम्स ऐसी गलियां आ जाती हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ड्राइवर है जो कि कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस व्हीकल को वो जो साइट है उसके करीब तरीन लेकर जाए। शकील साहब, ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कितने सालों से आप इस शोबे के साथ, फायर फाइटिंग के शोबे के साथ मुंसलिक एज ए ड्राइवर? 8 से 10 साल। अच्छा शकील साहब, ज़ाहिर है आपने मुख्तलिफ व्हीकल्स ड्राइव की हैं, ये जो नई व्हीकल्स आई हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल्स आई हैं, ये और पुरानी व्हीकल्स कितना फ़र्क है? ज़रा इस डैशबोर्ड को मुझे एक्सप्लेन करें कि ये कितना मुनफरिद है और कितना मुख्तलिफ है। ये कोई इसमें और तो ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है, ड्राइव के लिहाज से बेहतरीन है। अच्छा। हर चीज़ वही पुरानी जैसी उसकी है। इसमें जो डैशबोर्ड का सिस्टम है, ये इसमें इन्होंने अलग, जैसे अम्बरलेट का बटन दिया हुआ अलग से है। ये 2 चीज़ें पहली उन गाड़ियों में भी है। अच्छा। इनमें भी ये थी, अम्बरलेट और उसके साइलेंट के बगैर तो अधूरी है गाड़ी। ये 2 चीज़ें पहली गाड़ियों में थी, इनमें भी है। मगर इसमें थोड़ा सा ये पीछे कैमरा दे दिया। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ये पीछे कैमरा दिखाएगा। सही। इसमें थोड़ी बहुत सहूलियात है हमें। ठीक है। यानी कि आगे पीछे पूरी गाड़ी हमें ड्राइवर को खुद को दिखती है कि वो किसी दूसरे पे न करे, खुद आपने उस पर चला सकता है।
इसमें ये एक चीज़ हिसाब अच्छा। से, बाकी एसी है, हर चीज़ इसमें अच्छा ज़बरदस्त, ये ऐसी है बेहतरीन। अब मुझे बताएं कि जिस वक्त कॉल आती है कि कहीं पर आग लग चुकी है और फ़ौरन से पहुंचना है वहाँ पर, कितनी देर में निकलते हैं अपने स्टेशन से? जैसे कॉल आती है उसके बाद फायर बेल बजती है, मगर रेडी रहते हैं हम ड्यूटी के दौरान, जिनके बिल्कुल रेडी रहते हैं, चौकस रहते हैं। ऐसा कितनी बार होता है? 2 दफ़ा हमारे साथ ऐसा हो चुका है, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि बिल्कुल शकील साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। आमीन, अल्लाह पाक आसानी करे। बड़ा दुरुस्त इन्होंने कहा है, हादसा किसी भी वक्त और किसी के साथ भी हो सकता है, वो मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। आप यकीन जाने, जिस वक्त एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही होती है, हमें नहीं मालूम होता वो कहाँ जा रही है, हमें नहीं मालूम होता उसका जाना, उसका पहुँचना कितना ज़रूरी है, जल्द पहुँचना कितना ज़रूरी है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं फायर टेंडर में और कहीं से कॉल आती है, इत्तला आती है कि आग लग गई है, आग चाहे किसी भी दर्जे की हो, ख़तरनाक सूरत हाल होती है, गाड़ी में बैठते हैं, क्या जज्बा होता है, पहला ख्याल जहन में क्या आता है आपके? हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे हम नमाज़ पढ़ रहे हों, चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम आराम कर रहे हों, नाइट ड्यूटी हो या दिन ड्यूटी हो, फायर कॉल बजते ही हम फ़ौरन नीचे आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं। और गाड़ी में हम यही सोच रहे होते हैं कि अगर कोई मकान की आग है तो खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो और जान नहीं फंसी हुई हो, ताकि जल्द से जल्द पहुंच के हम इंसानी जान को बचा सकें। शबीर, आपके वालिद शहीद हुए, फायर फाइटिंग करते हुए शहीद हुए, उसके बाद ये जज्बा कहाँ से आप तक मुंतकिल हुआ कि आपने सोचा कि वालिद जिस शोबे से मुंसलिक थे, मैंने भी वही कॉज उसकी तरफ बढ़ना है? मेरे वालिद साहब 2007 में शहीद हुए थे। मेरे वालिद साहब का काम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के अंदर थे और वो सीनियर थे। वो काफ़ी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन अटेंड किए हैं और उनमें काफ़ी कामयाबी हासिल करी है। उसके बाद जब इन्होंने ये 2007 का ऑपरेशन अटेंड किया तो इसमें वालिद साहब का हादसा हुआ, उस हादसे में वालिद साहब शहीद हो गए। आपका भी ज़ाहिर है वसी तजुर्बा है इससे मुताल्लिक, अगर आप शेयर कर सकें। तीसरे दर्जे की आग क्या बड़ा नॉर्मल होता है, जहाँ भी आग लगती है वो तीसरे दर्जे की ही हो जाती है? और अगर मैं आपसे ये पूछूं, सबसे मुश्किल फायर फाइटिंग कब की? देखिए, सबसे मुश्किल फायर फाइटिंग तो हमने बल्दिया वाला सानिया जो था वो हमने किया। आप उसमें थे? जी, उसमें मैं मौजूद था। मैंने अपने हाथों से रेस्क्यू किया, बॉडियों को निकाला। बताइएगा कि जिस तरह से शबीर ने बताया कि उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो ये था, फायर फाइटिंग का मरहला, एक तो आप वो भी शेयर कीजिएगा। दूसरी बात ये कि जब आप स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां पर आग लगी है, उसको देखकर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? अब चूंकि फायर टेंडर आ गए हैं, नई सहूलतें भी आपको मुयस्सर हो गई हैं, पहले क्या मुश्किलात थी जो अब आसान हुई हैं? जी, पहले मुश्किलात ये थी गाड़ियाँ नहीं थी। मतलब हादसे पे जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हादसा किसी फ्लैट का है या मकान का या गोदाम का है, पहले हम ये चाहते हैं कि इंसानी जान को पहले सेव करें, उसके बाद फिर हम अपनी फायर फाइटिंग करते हैं। आग की नोयत देख के अगर आग ज़्यादा है तो हम गाड़ियाँ और अरेंज करवाते हैं, फिर मंगवाते हैं, इस वजह से जो है। और दूसरी बात ये, अब गाड़ियाँ आ गई हैं, अब ये कि और अच्छा है, आसानी हो गई है, अब इंशाअल्लाह ताला गाड़ियाँ मौके पे पहुँच जाया करेंगी। सही। सिराज भाई, एक बात और मुझे बताएं कि जब भी किसी जाए हादसा पर पहुँचते हैं, ज़ाहिर है पहली कोशिश तो ये है कि आग बुझाई जाए, तो साथ साथ रेस्क्यू का अमल भी करना होता है। लेकिन कई बार ऐसे मामलात होते हैं कि जब आग में कूदना पड़ता है, किसी की जान बचाने के लिए आग में कूदना पड़ता है, उस लम्हे एनर्जी कैसे आती है कि कूदना है और किसी की जान बचानी है? वो कोई बच्चा भी हो सकता है, बस वो एनर्जी ये समझ लें कि अल्लाह पाक की तरफ से आ जाती है, कुदरती जज्बा आ जाता है। फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे भी कोई है, हमारी फैमिली भी है, कि हम दूसरों की जो है मदद करने के लिए बिल्कुल रिस्क लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि फैमिली बहुत परेशान हो गई और किसी ने कहा कि छोड़ दो सिराज, फायर फाइटिंग छोड़ दो? बाद लम्हे ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसी फायर फाइटिंग हो जाती है। एक हादसा हुआ था हमारा जिसमें हमारे अफसरान और फायरमैन बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्री जो है डैमेज हो गई थी, ब्लास्ट हो गई, जिसमें जो है हमारे फायरमैन और अफसर शहीद हो गए थे उसमें दब के। उसके अंदर मैं भी काम कर रहा था। इत्तेफाक ऐसा था कि बस हम निकले हैं बाहर, वो बिल्डिंग क्रैश हुई है, गिरी है। जब हम यहाँ पर आए इस हेडक्वार्टर में, हमने कुछ बैनर भी यहाँ पर लगे देखे फायर रिस्क अलाउंस से मुताल्लिक, और हम कई बार ख़बरों में भी ये शेयर करते हैं कि एहतजाज किया आप लोगों की जानिब से। जी, क्या मामला है फायर रिस्क अलाउंस, और ये मामला कहाँ पर आकर रुका हुआ है? ये 25 माह का हमारा फायर रिस्क अलाउंस है। नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात है, वो आए थे, उन्होंने हमें यकीन दहानी करी। ये 2-3 महीने पहले आए? जी, और हमें उन पर एतबार भी है, उन्होंने यकीन दहानी की कि हम आपके ये मसले देख रहे हैं। तो हम अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़।
तो खुशखबरी इन हीरोज़ के लिए भी होनी चाहिए जिनके फायर रिस्क अलाउंस अभी तक पेंडिंग है। ऐलान हो जाना, उसके बाद काम ना होना वतीरा तो रहा है सियासतदानों का, लेकिन अब ये रुक जाना चाहिए मामला, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना इन फायर फाइटर्स पर। इक्विप्ड करना एक मामला, लेकिन इनका मोराल बूस्ट करना एक और मामला है। मोराल बूस्ट कब होगा? जब इनको इनका हक मिलेगा। पीसीआर ब्रेक कितने टाइम का है हमारे पास? श्वेब कब तक वापस आ रहा है? अच्छा 3-4 मिनट हैं। ओके, मैं सोच रही हूँ मैं जरा अपना मेकअप फ्रेश कर लूँ, थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि मेरी ज्वेलरी बहुत कम आ रही है। क्या मैं ये पहनूं क्या? पीसीआर अगर टाइम है हमारे पास तो मैं जाकर चीज़ें चेंज करके आ जाऊँ? मैं देख लेती हूँ वहाँ जाकर के ये अच्छा लग रहा है चेंज करके, या मैं मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आती हूँ वहाँ पर। बस 2 मिनट में आ रही हूँ। श्वेब अभी तक नहीं आए वापस। पीसीआर मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरी ज्वेलरी, यार मेरे गोल्ड के इयररिंग्स हैं, मेरी माला है, मेरा मोबाइल है, कहाँ पर गई ये सारी चीज़ें? ये बहुत परेशानी वाली बात है। सिद्रा 15 पर कॉल करनी है आपको, चूंकि यहाँ पर हुई है चोरी। लेकिन श्वेब 15 पे कॉल करने से क्या होगा? इस सब से कैसे पता चलेगा चोर कौन है? आज इसी की बात तो हम करने के लिए यहाँ पर आए। मैंने भी पहन रखी है क्राइम सीन यूनिट की वर्दी। सिंध पुलिस का क्राइम सीन यूनिट जदीद इक्विपमेंट से आरास्ता है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम हो रहा है। इसी सीन से एविडेंस कलेक्ट होगा। ये जो एविडेंस कलेक्शन है इसका बहुत अहम रोल होता है इन्वेस्टिगेशन में। तो आज आपको दिखाएंगे इस तरह की जो चीजें यहाँ से चोरी हुई हैं, मोबाइल फोन हो या ज्वेलरी हो, चोरी तो हो गई, चोर बच सकता है सिंध पुलिस के क्राइम सीन यूनिट से या नहीं? तो इसके लिए अब इसे डिक्लेयर करवाएंगे क्राइम सीन और बुलाते हैं क्राइम सीन यूनिट को और देखते हैं सिद्राज उनकी वर्किंग। तो आइए आप मेरे साथ आ जाइए। एविडेंस कलेक्ट कैसे होता है ये हमने आपको अभी दिखाया है। और चूंकि आज हम बात करें क्राइम सीन यूनिट की और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज द रीजन मैंने ये वर्दी पहन रखी है, ग्लव्स पहने, और जो किड्स यहां पर मौजूद हैं उनको और समझाने की कोशिश करते हैं कराची में कितने क्राइम सीन यूनिट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है, उसमें अमला कितना होता है, हर शख्स का इंडिविजुअल सतह पर काम क्या होता है। ये समझने के लिए क्राइम सीन यूनिट के हेड अयाज अली साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे सेट पर आए, आपने एविडेंस कलेक्ट किया। थोड़ा सा प्लीज़ बताएं, देयर आर सो मेनी बॉक्सेस, ये हर बॉक्स का ज़रा सा मुझे वर्किंग समझा दें। ये छोटी छोटी सी और बड़ी बड़ी सी चीज़ें हैं, इसका काम क्या है? अच्छा जी, ये हमारी क्राइम सीन की किट्स वगैरह हैं, ये हर किसी की एक अपनी वर्किंग है, जिसमें लाइट सोर्सेज है हमारे पास, डीएनए कलेक्शन के हैं, फिंगरप्रिंट्स कलेक्शन के, फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट करने के हैं, और मैग्नेटिक वगैरह जो पाउडर्स वगैरह कागज़ वगैरह पे यूज़ होते हैं वो अलग होती है, और पाउडरिंग की टेक्निक्स वो अलग होती है। तो ये हमारी सारी एक छोटे से छोटा क्राइम हो या बड़े से बड़ा क्राइम हो। फॉर एग्जांपल सर, ये ऑरेंज लाइट है जी, हाँ, क्या मकसद है इसका? इसका ये हमें हमेशा क्या होता है कि अब जैसे रेड पे हम रेड लाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा अपोजिट कलर यूज़ करते हैं कि वो एक अब हेयर एक गिरा हुआ है तो हम ब्लैक लाइट उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम वो रेड होगी या अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होंगी या यूवी लाइट्स होंगी, हम उसको यूज़ करके देखेंगे, वो एक अलग से एविडेंस नज़र आती है। यानी वो फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, वो हेयर भी हो सकता है, वो कुछ और ड्रॉप भी हो सकता है। बुलेट्स वगैरह की एमपीडी जो खोल वगैरह गिरे हुए थे
वो एक आम हमें आंखों से नज़र नहीं आते। वो इस लाइट सोर्सेज की मदद से हमें वो एक विजिबल नज़र आते हैं, जिससे हम जिस एविडेंस को हम कलेक्ट कर सकें इजीली। ठीक सर, ये तो हो गया लाइट्स। अब बता दें ये जो ये वाला बॉक्स है, ये इसमें 3 छोटे-छोटे से और बॉक्सेस हैं, इनका क्या ये हमारे मैग्नेटिक पाउडर्स होते हैं। जैसे हमें कागज़ वगैरह, जैसे आपने देखा कि अभी एक एविडेंस हमने उठाई कागज़ पे, अमूमन क्या होता है कि कागज़ पे एविडेंस आंखों से नज़र नहीं आती। ये फिर मैग्नेटिक पाउडर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। असल में ये 3 पाउडर इसीलिए होते हैं कि कागज़ हर कोई अपना अपना कलर होता है। सही। तो उस अपोजिट कलर में हम जब पाउडर यूज़ करते हैं तो एक हाईलाइट, एक एविडेंस हमें विजिबल नज़र आ जाती है। फिर हम इसको टेप के ज़रिए सिक्योर कर देते हैं, देन फिर हम आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। सर मुझे बताएं कि जिस तरह आप लोग यहाँ पे पहुँचे, जैसे ही मालूम हुआ कि हमने इसको एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले एक खातून थी जिन्होंने तस्वीरें ली थी। तो हम इसको यूँ समझें कि जब भी कोई क्राइम सीन होता है तो सबसे पहले वहाँ पे फोटोग्राफी होती है। जी हाँ। तो क्या रोल है सर इसका? सर इसमें ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो क्राइम सीन है वो किस पोजीशन में है। ओके। ठीक है, उसकी बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफी इसीलिए होती है कि कोर्ट ऑफ लॉ में हम एक चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसमें हमें बिफोर अपना टेक्निक्स से हमें क्या चीज़ें मिली, आफ्टर टेक्निक में हमें क्या चीज़ें मिली। ओके सर, एक और बॉक्स भी है, अगर प्लीज़ इसकी वर्किंग भी मुझे एक्सप्लेन कर दें कि इसका क्या रोल होता है। ये फिंगरप्रिंट्स टेकिंग किट कहलाती है, जो हमें सस्पेक्ट लेने में इजी होता है। जितने भी हमारे जवान यूनिट क्राइम सीन में काम करते हैं वो बाकायदा ट्रेंड है। ओके। ये हम सस्पेक्ट किट इसीलिए रखते हैं कि हम आगे फैसिलिटीज़ दे सकें। ओके। बहुतों को ये होता है कि स्पेसिमेन लेने में वो ज़रा दूसरे स्टाइल में लेते हैं, जो रेजिस वगैरह विजिबल नज़र नहीं आती। चलिए फिर हम क्यों करते हैं सर कि जो हमारे सेट से एविडेंस कलेक्ट हुआ है, उस एविडेंस से क्या क्लू मिलता है, इसकी बात करने के लिए मैं उस एविडेंस को यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो ये वो तमाम एविडेंस है जो इस सेट से कलेक्ट हुआ है। सर तो प्लीज़ इसको भी एक्सप्लेन करते जाएं कि क्या कुछ कलेक्ट हुआ है हमारे सेट से और उसका क्या मकसद हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ये हमारे पास तकरीबन 12 से 14 पार्सल कलेक्ट हुए हैं जो एक मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन तक हम पहुंच सके। अच्छा, क्या क्या है उसमें? उसमें फिंगरप्रिंट्स हैं और डीएनए हैं। जो आपने किट्स वगैरह देखी, उसमें सस्पेक्ट जो होती हैं किट्स वगैरह जो हमने आपको बताई, उसमें अमूमन क्या होता है कि जब चोर एक आता है, ज़ाहिरी बात है वो घर का हो सकता है। ठीक है, अब यकदम हम बाहर आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, इसीलिए हमें ये होता है कि ये सस्पेक्ट किट हमें इसीलिए काम आती है कि ऑन द स्पॉट जो लोग बैठे थे, अच्छा ठीक है ना, उसके हमने सैंपल्स ले लिए। सैंपल ऑन द स्पॉट ही कर लेते हैं। हाँ, ना आईओ की जरूरत, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर, वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, ऐसे नहीं है क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हमारे, वी आर कलेक्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, मैं बीइंग एक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हूँ, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हूँ और क्राइम सीन एक्सपर्ट भी हूँ। ओके। तो ये आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो मैं आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सस्पेक्ट लेने का मकसद होता है कि ऑन द स्पॉट जितने भी बंदे मौजूद हैं और जो हमने अपना लैटन इम्प्रेशन जो हमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हैं वो हम आया मैच कर सकें, जो आया एक जगह अपना क्राइम सीन पे जो बंदे मौजूद थे, आया वो किसने हाथ लगाया है। यार सब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। और जो उन्होंने कहा कि एविडेंस कलेक्शन और ज़ाहिर है मुलजिम या मुजरिम तक पहुंचना, उसमें एविडेंस का एक अहम रोल होता है। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा केस जो कि आपको भी याद है, मरवा कत्ल केस, कराची की नन्ही मरवा जिसे मसल दिया गया, जिसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन एक छोटे से एविडेंस ने जो कि क्राइम सीन यूनिट ने ही कलेक्ट किया था, एक छोटे से एविडेंस ने किस कदर इस प्रोसेस को तेज़ किया कि बहुत जल्द कानून नाफिज करने वाले इदारे असल मुजरिम तक पहुंच गए। वो एविडेंस और उस तक पहुंचना वो क्या था, ये बताएंगे आपको सिद्रा। नाज़रीन, मरवा रेप केस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीएसयू इंचार्ज फिरोजाबाद मुबशिर सईद साहब मौजूद हैं। सर, मरवा रेप केस वो केस जिसमें सीएसयू का बड़ा अहम किरदार रहा। आप ये बताइएगा, क्राइम सीन पर जब आप पहुंचे, एविडेंस किस तरह से कलेक्ट हुए और ये एविडेंस कितने मददगार साबित हुए जो आपने आईओ को पहुंचाए आगे? मसला ये, जिस टाइम पे हम लोग पहुंचे थे, हमें कॉल आई तो हम लोग पहुंचे। उस टाइम पे इसकी बच्ची की जो है डेड बॉडी वहाँ से उठा के और हॉस्पिटल शिफ्ट कर दी गई थी। वो कौन सा एक एविडेंस था जिसने मुजरिम तक पहुंचने में इस केस को आसान किया? उसमें सबसे पहले तो ये है कि बच्चे के जो पहने हुए थे कपड़े वो वहाँ से मिले थे हमें, जिसमें उसकी शर्ट थी और बच्ची की वो दुपट्टा था ग्रीन कलर का, वो मिला। वो ये सारे हम लोगों ने डीएनए कलेक्ट किया। डीएनए कलेक्ट करने के बाद फिर उनसे जब ये सब कुछ होने के बाद जो है हम लोगों ने इनके फिर
फिंगर भी मैच किए, क्योंकि ये अब्दुल्ला वल्द अब्दुल हकीम जो है ये इसका घर था, और ये फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू जो है ये इसका दोस्त था। अब्दुल्ला जो है इसको लेके आया था अपने घर में, और फिर बाद में जो है इस बच्ची को रेप किया। रेप करने के बाद इसका जो साथी था फैज़ उर्फ फैज़ू, ये इसको भी साथ में लेके आया था। तो इन लोगों ने दोनों ने रेप करने के बाद उस बच्ची को वहीं पे मौके पे ही मार दिया था। मारने के बाद उसके बाद ये फैज़ इसको बच्ची को उसमें बोरी में बंद करके और लाश को बाहर उधर ट्रॉली में रख के और फेंक के आया था ग्राउंड में। उनके फेंकने के बाद जो है इन लोगों ने निशान मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है डीएनए मैच कर गया है। डीएनए मैच करने के बाद जो है वो रिज़ल्ट इसका सामने आ गया, क्योंकि उसमें बच्ची की भी कंडीशन ऐसी थी, जाहिर सी बात है उसको मार दिया था, हालत देखी नहीं गई थी। अभी भी वो याद करके और मैं ख़ुद आबदीदा हो रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है साहिब औलाद हूँ। मैं वो दर्द महसूस कर रहा हूँ उस बच्ची का। वो एबनॉर्मल थी बच्ची, और उसका बाप भी जो है थोड़ा सा एबनॉर्मल था। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो इस टाइम मैं अदा कर सकूँ। ऐसी जब चीज़ें आप देखते हैं, आपने खुद कहा कि आपके लिए बहुत मुश्किल था ये, ऐसे में उस क्राइम सीन से ये ढूंढना, ये इकट्ठा करना कि इस बच्ची के साथ क्या क्या कुछ हुआ, ये कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो है खैर, लेकिन ये कि अब जाहिर सी बात है ये हमारा पार्ट ऑफ जॉब ऐसा है कि हमें एक एक चीज़ को उसको सर्च करना पड़ता है कि आया यहाँ से हमें कोई क्लू मिल सकता है, यहाँ से कोई क्लू मिल सकता है, यहाँ से डीएनए मिल सकता है, यहाँ से फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं, यहाँ से दूसरा कोई हमें फिजिकल एविडेंस मिल सकता है। सर, इस केस से हटकर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नौइयत के वाक़यात होते हैं जिनको आप लोग, आपका CSU का डिपार्टमेंट जाता है जी देखने के लिए, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। ये बताइएगा कि शवाहिद वहाँ पर आप लोगों के पहुँचने से पहले ऐसी क्या गलतियाँ होती हैं कि उनके साथ छेड़खानी हो जाती है, मैनिपुलेट हो जाते हैं, वो सब कुछ, वो कैसी क्या गलतियाँ जो लोगों को नहीं करनी चाहिए, ये बता दें। असल में मसला ये है कि कई लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू भी इनको इन्फॉर्म करते रहे हैं, और वैसे अपने अपने प्लेटफॉर्म से भी कि थाने की लेवल पे हमने जो है इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आप लोग जहाँ पे भी कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी क्राइम सीन हो जाए तो वहाँ पे उसको आप सिक्योर कर दें। आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे, उसको डिस्टर्ब कोई नहीं करे, बस आप छोड़ के बस एज इट इज़ आप पीछे हो जाएं, बैक हो जाएं। अब ये है कि हम लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम कई जगह पे ऐसा हुआ है कि घर वालों के नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज ना होने की वजह से वो ये करते हैं कि क्राइम सीन को बिल्कुल जो है ख़राब कर देते हैं, वो उसको समेट देते हैं। अब जैसे कि कई जगह पे ऐसा हुआ है कि हम लोग पहुँचे, घर वालों ने जो है वो सामान समेट के और वापस अपनी जगह पे रख दिया। अब वो क्या हुआ कि वो एविडेंस जो है वो ज़ाया हो गई है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जिसके पास शवाहिद होते हैं, वो शवाहिद ऐसे होते हैं कि उसमें कई लोगों की जान, कई लोगों की शख्सियात मुंसलिक होती हैं। कभी धमकी मिलती है आपको कि ये शवाहिद आपने आगे नहीं पहुंचाने हैं, या इनको मैनिपुलेट करना है, इनको छुपा देना है, धमकी या कोई ऑफर पैसों की? ऐसे एक केस 2-3 केसों में हुआ है, लेकिन ये कि वो उसको हम लोग कर गए। सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, जो बात करते हुए हमने मालूम किया वो ये कि जब किसी जगह पे क्राइम होता है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। CSU का अमला वहाँ पर पहुँचेगा, एविडेंस वहाँ से कलेक्ट करेगा। आपके हाथ लगाने से, छेड़ने से ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन, वो जो एविडेंस है वो ज़ाया हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी लड़की की बात करते हैं जो मुक्का मारे तो जान जाए, लात मारे तो बंदा ढेर। ये हम जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं उसमें मुल्क का नाम रोशन करने वाली ये लड़की आज होगी हमारी मेहमान। लेकिन है कौन, इससे आपको मिलवाएंगे। लेकिन राहम यूसुफ जई ने इनके टैलेंट पर रिपोर्ट बनाई है, पहले देखिए। उम्र में कच्ची मगर महारत में पक्की, पेशावर की 12 साला सफीना जिब्रान मार्शल आर्ट की ऐसी खिलाड़ी जो मुखालिफ को पलक झपकते ही कर दे ढेर। सफीना जिब्रान ने किया मार्शल आर्ट वर्चुअल मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन, वो भी चांदी का मेडल हासिल करके।
कैटेगरी फर्स्ट डैन में पार्टिसिपेट किया था और मैंने सिल्वर मेडल लिया था, अपना मुल्क का नाम रोशन किया। सफीना जिब्रान की नजरें हैं रवां साल मेक्सिको में ताइक्वांडो के आलमी मुकाबलों पर, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत में मसरूफ है। हमें यहाँ से स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट की तरफ से सपोर्ट मिल जाए और ये वहाँ पे परफॉर्म करे तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सफीना जिब्रान और हमारे और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कम उम्र खिलाड़ी कौमी मुकाबलों में कई एजाज अपने नाम कर चुकी है। ताइक्वांडो कहने को तो एक खेल है, मगर यही मार्शल आर्ट लड़कियों के लिए अपने दिफा का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरामैन असद अली के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। तो जनाब सफीना जिब्रान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डर भी लग रहा है कहीं मुक्का ना मार दे, ढेर ना कर दे। नवीद हबीबी साहब भी हमारे साथ हैं। सफीना, आपसे बात करने से पहले नवीद साहब ये बताइएगा कि ये जो टैलेंट है सफीना के अंदर, इतना हैरानकुन, इतना ज़बरदस्त, इतना ताकतवर टैलेंट, इसके बारे में हमें बताएं, ये ऐसा कर कैसे लेती हैं, कितनी ट्रेनिंग है, कितने वक्त में इन्होंने सीखा, अचीवमेंट्स क्या हैं इनकी? अस्सलाम वालेकुम जी। जी नवीद साहब, आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया, सफीना जिब्रान is one of our most talented students in our academy. She has been doing martial arts with our team since 3 years. तो माशाल्लाह इसमें जो स्किल्स है, जो स्पार्क है, वो शुरू के दिनों से ही हमें नज़र आ रहा था और माशाल्लाह इसने 3 साल लगातार मेहनत के बाद तो अभी जाके इसने जो ITF यूनियन की तरफ से जो ऑनलाइन वर्चुअल टूल चैम्पियनशिप्स मुनक़िद हुए थे, उसमें माशाल्लाह इसने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अच्छा सफीना, आप अपने हवाले से भी मुझे बताएं, 12 साल की आप हैं और अभी से आपको इतना शौक है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स की तरफ, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने मार्शल आर्ट्स करना था। जी सफीना। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। सफीना, आपको आवाज आ रही है अब? हाँ, अभी आ रही है। प्लीज आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं कह रही थी कि I wanted to come to Taekwondo because I wanted to defend myself, I wanted to be strong and I wanted to learn it so I can like रोशन my country's name. ओह ग्रेट, बहुत अच्छी सोच है आपकी सफीना। मुझे ज़रा ये भी बताइएगा, अपनी फैमिली से मुताल्लिक, अपने पेरेंट्स से मुताल्लिक, बहन भाइयों से मुताल्लिक, और सिर्फ आपका ही शौक है या पूरे की पूरी फैमिली का शौक है मार्शल आर्ट्स की तरफ? जी, मेरी पूरी फैमिली की शौक है, मेरी ब्रदर की शौक है, सब लोग की शौक है, बट दे वर सपोर्टिंग मी अ लॉट, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू दिस स्टेज। ग्रेट। सफीना ने कहा ना कि उनके भाई को भी शौक है, तो कभी घर में फाइट की उनके साथ? कभी भाई को भी ऐसे फाइट में लगा दिए? हाँ, करती हूँ, वो मेरे साथ भी बहुत ट्रेनिंग करता है। अच्छा सफीना, डाइट प्लान क्या होता है, प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा होती है, पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग में कितना टाइम देती हैं? जी, बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे थे और इस वर्चुअल चैम्पियनशिप के लिए भी हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या टारगेट है, कौन से मुकाबले में जाना चाहती हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? जी, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा नवीद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मेरे आपकी आवाज़ आ रही है। आप मुझे बताइएगा, सफीना ज़ाहिरा वो ट्रेनिंग ले रही हैं आपके पास, कुछ मुकाबलों में वो आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, किस इवेंट के लिए आप इन्हें तैयार करना चाहेंगे इनका टैलेंट देखते हुए?
हमारे जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो अपकमिंग इवेंट है, वो ITF यूनियन की तरफ से प्रेसिडेंट डॉन डेल्टन की तरफ से एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप नवंबर में ऑर्गेनाइज हो रहा है ITF यूनियन की तरफ से। तो हम लोगों की टीम का पूरा फोकस इस वर्ल्ड लेवल के मुकाबलों पे है कि हम अपना एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टीम बना लें कि उसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और इंशाल्लाह एजाज़ात अपने मुल्क के लिए लेकर वहाँ से आए। ठीक, वीना नवीद साहब आपका बेहद शुक्रिया साथ आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब जनाब आपका और मेरा, खासकर मेरा देरीना मसला, इनको तो कोई परवाह नहीं, ये तो माशाल्लाह स्मार्ट और डाइट को काफ़ी मेंटेन रखा हुआ है। जनाब सेहत और तवानाई, हाँ कुदरती तो नहीं है, मेरे सामने कुदरती खूबसूरती का इन्हिसार, जिस्मानी नशोनुमा का दारोमदार हमारी खुराक पर होता है। इसीलिए मौसम तब्दील होते वक्त हमें अपनी डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त की मजबूती और तवानाई का दारोमदार उम्दा, मेयारी और मतवाज़न ग़िज़ा पर होता है। हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात सहर जावेद चावला साहिबा मौजूद हैं। सहर, वेलकम टू द शो। और एक बड़ा अहम मसला डाइट, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, और मौसम के तब्दील होने पर क्या होना चाहिए, हाँ, पोर्शंस कितने होने चाहिए। कुछ लोग, मेरी तरह के लोग, डाइट भूखा रहने को समझ लेते हैं, पूरा पूरा दिन भूखा रहना, टाइम टू टाइम खाना। हाँ सही बात है, सहर सही कह रही हैं। पिज्जा परसों इन्होंने थोड़ी खाया था, हम ऐसे साथ बैठे हुए थे, इन्होंने नहीं खाया था। वो बेक्ड पोटैटो इन्होंने नहीं खाए थे, कल चिकन इन्होंने नहीं खाया था। सहर ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डाइट करती हैं, नहीं खाती। अच्छा सहर, टू बी सीरियस, ये बताएं कि इस सीजन के, इस मौसम के लिहाज से जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, चले कम ना सही, बैलेंस करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, वो यूं करें। एक अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए, अपनी खुराक में क्या एडिशन होना चाहिए, क्या इंटेक्स होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मौसम जो है अभी हमारे पास, अच्छा हाँ, आप जो वो कह रही थी कि लोग डाइट को फाके समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे लोग ऐसे ही समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं आप डाइटिंग करती हूँ, तो मैं उनको फौरन करेक्ट करती हूँ, नहीं, मैं हेल्दी ईटिंग करती हूँ हमारे यहाँ पर। और आप वो लोग जो सब हेल्दी ईटिंग करते हैं, दे डोंट नीड टू गेट एम्बैरेस्ड, आप एक्चुअली सही काम कर रही हैं। फखर, मैं कोई फैट शेमिंग नहीं कर रही, मैं कोई ये नहीं कर रही कि किसी की बॉडी शेमिंग करूं, लेकिन अगर आपकी कमर से, आपकी लापरवाही की वजह से चर्बी के पल्ले लटकते हैं, तो आप सेहतमंद या खाते पीते घर के नहीं हैं, आप बीमार हैं और आप अपनी आदतें दुरुस्त करें। नंबर 2, जो बात मैं करना चाह रही हूँ, इस वक्त हमारे पास मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, ना हमारे पास इधर का मौसम है, ना हमारे पास उधर का मौसम है। जब हमारे पास बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन का सेंटर लगाया हुआ, जो हमारे ब्रेन के जिस एरिया में होता है, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो भी एडजस्टमेंट्स करता है। सर्दियों के शो में भी मैंने एक बार बात की थी कि जिस तरह सर्दियों में क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा होता है, तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर अंदर का ज्यादा हो जाता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरह गर्मियों में जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होता है, अंदर का टेम्परेचर कम और कूल डाउन हो जाता है, वो भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। लोग क्या करते हैं, नंबर 1 जो मैं मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूँ, नट्स का इस्तेमाल गर्मियों में छोड़ देते हैं। चाहे सर्दियां हो, चाहे गर्मियां हो, आपको नट्स का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, नट्स की तासीर आ जाता है, गर्म है, वो कैलोरी डेंस है, डेफिनेटली वो कैलोरी डेंस है, लेकिन आपने सर्दियों में भी एक मुट्ठी से ऊपर नहीं लेना। आपको किसी ने नहीं कहा कि सर्दियों में अगर आप एक ट्रे खाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक है, और गर्मियों में आपने एक अखरोट और आप इसलिए रहे कि आपने मुझे नट्स खाते हुए देखा। अच्छा नहीं, लेकिन सिद्रा ने ट्रे भर के नहीं खाई थी। प्लीज ना शॉपर खुल गया मूंगफली का, उसके बाद कोई हिसाब ही नहीं है। और गर्मियों में नहीं जी, गर्मियों में तो अंडा नहीं खाना चाहिए, गर्मियों में तो मछली नहीं खानी चाहिए, गर्मियों में तो नट्स नहीं खाना चाहिए। आपको चाहे गर्मियां चाहे सर्दियां, रोज 2 अंडे खाने चाहिए। अंडे पर मैं बहुत ज्यादा अवेयरनेस सर, ये जो अंडे वाली बात आप करें, कुछ लोग आजकल ये एग डाइट भी कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 दफा दिन में अंडे खा रहे हैं, एग वाइट्स खा रहे हैं। गलत। आप में से जो लोग इस तरह की डाइट्स करते हैं, चाहे वो जीएम डाइट करते हैं, चाहे वो एग डाइट करते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को, अल्लाह ताला को ना कुदरत को बैलेंस पसंद है। आप नेचर के अगेंस्ट जाके कभी सुकून से नहीं रह सकते। आपके जिस्म को प्रोटीन भी चाहिए, आपके जिस्म को फाइबर भी चाहिए, आपके जिस्म को फैट भी चाहिए, आपके जिस्म को सब कुछ चाहिए। तो इस तरह के जो डाइट गोल्स होते हैं, या इन केस लाइफ में जो भी गोल्स होते हैं, वो आपको तेज तो ले जाते हैं, वो आपको दूर नहीं ले जाते हैं। यू विल नॉट अचीव द आइडियल बॉडी टाइप। और अल्टीमेटली इस तरह की डाइट्स करके, मैं परसों भी एक चैनल पे बात कर रही थी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते
हैं एंड यू लेट इट गो और आपकी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, आपकी मांस और चर्बी तो उतरती है। मेरे पास अक्सर जब क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ कि मुझे आपके वेट लॉस से कंसर्न नहीं है, वो तो हो ही जाएगा जब आप साथ साथ सेहतमंद होंगे। एक अच्छी डाइट की ये निशानी होती है कि आपके साथ साथ वेट भी कम हो रहा होता है और आपकी एनर्जी लेवल्स, एक्टिविटी और मेंटल फोकस भी बढ़ रहा होता है, तब आपको पता लगता है कि आप सही। और सहर, ये जो विद द डाइट, जो डाइट का तरीकाकार आप बता रही हैं, ये डाइट ही इतना असरअंदाज होती है या इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी उतनी जरूरी है? एवरीथिंग। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट वेट लॉस, 60 से 70% आपके पास डाइट का ताल्लुक है और बाकी आपके पास एक्सरसाइज का ताल्लुक है। एक्सरसाइज आपको मेंटली फिट रखने के लिए, आपके दिल की हेल्थ के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपकी मेंटल एनर्जी और फोकस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। वो आपको जरूर करनी है ताकि आपको जिंदगी का एहसास रहे, आपके अंदर एक रवानी रहे। डाइट जो है वो ऑफ कोर्स आपको इसी करनी, क्योंकि आपने अपने आप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, आपने अपने आप को मिनरल्स प्रोवाइड करने हैं। जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर हेल्दी होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्लीक बॉडी टाइप के और एक बीमार जहन के साथ खेल रहे हैं और आप अपने आप को हेल्दी समझें, ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी होता है जब आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी होती है, आपकी एक्सरसाइज रिजीम, आप हफ्ते में 4 से 5 बार एक्सरसाइज करते हैं और आप एक अच्छी डाइट करते हैं, अंडों का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, ग्रेन्स का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, हर मौसम का जो फल होता है वो किसी वजह से होता है। अच्छा सहर, एक और चीज भी मुझे बताएं, मैं कुछ रिसर्च देख रही थी इसके ऊपर, नींद ये कितनी इफेक्टिव होती है आपकी डाइट पर? ज्यादा सोना, कम सोना, ये भी वेट लॉस का एक फैक्टर हो सकता है, वेट गेन करने का या वेट लॉस का? एब्सोल्युटली। सिर्फ एक रात की स्लीप डिप्रिवेशन से आप अपनी बॉडी का जो फैट डिपोजिटेशन हार्मोन है उसके लेवल्स 33% तक बढ़ा देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो 53% पे भी जा सकते हैं। आप सोचें कि डेली जो है सुबह से रात आप अपनी अच्छी न्यूट्रिशनल हाइजीन प्रैक्टिस करें और उसके बाद रात को आप लेट जाके अपनी बॉडी में खास करके बेली फैट डिपोजिशन वाला हार्मोन रोज रात को 33% बढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली यू आर गोइंग नोवेयर। यानी सहर, रातों को जागने वाले मोटे हो रहे हैं, मोटे भी हो रहे हैं, मेंटली तौर पे बीमार भी हो रहे हैं और अल्टीमेटली वो ब्लड प्रेशर, वो हाइपरटेंशन, वो हाइपरट्राइसाइक्लिसीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की शिकायत, डिप्रेशन, यहाँ तक कि ब्रेन वेसल्स की क्लॉटिंग, ब्रेन हेमरेजेस और स्ट्रोक का शिकार भी हो सकते हैं। ओके, यानी कि ये उनकी लंबी जो है बैड स्लीप हाइजीन का, यानी अगेंस्ट द नेचर बिल्कुल ना जाएं, जो फल हैं वो भी खाएं, खाना पीना भी ठीक रखें, एक्सरसाइज भी थोड़ी सी करें, सोने का भी वक्त मुकर्रर होना चाहिए, तभी आप एक हेल्दी रूटीन को मेंटेन कर पाएंगे। सहर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी यहाँ पर, आपने एक्सप्लेन किया कि ऐसी कोई डाइट ना करें कि सिर्फ अंडा ही खाया जा रहा हो या सिर्फ एक चीज़ खा रहे हो, क्योंकि हमें सब कुछ खाना है, बैलेंस डाइट रखनी है, पोर्शन मील्स के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा और नींद का भी खास ख्याल रखना ज़रूरी है। खास ख्याल रखना ज़रूरी है, जो नहीं सो रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, वो गलत करें। एनीवेज, वक्त हो गया ख़त्म, आपसे करेंगे मुलाकात कल। रखिए अपना बहुत सा ख्याल। आज के शो का फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।